ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के बारे में है। बेसिकली मैं आज ये जो लेक्चर होगा ये लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक होगा। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग करूंगा ताकि आप सब लोगों को एक स्लाइड में आसानी हो जाए। रादर दिन मैं एक एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग करूँ, सो वो उससे ज़्यादा बेटर होगा कि मैं पूरी की पूरी लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर लूँ आपके लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर हमारा है कि जी हमने सबसे पहले मतलब हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि जी जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको अंडरस्टैंड करें, उसके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के इसमें बहुत सारे हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स द लेक्चर, मैनेजमेंट बेसिकली इसमें ये एक आर्ट है बेसिकली। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिफरेंट गोल्स होते हैं कि जी हमने ऑर्गेनाइजेशंस को लेट्स सपोज टॉप पे पहुंचाना है, तो हम उसको एक प्रॉपर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर के थ्रू हम उसको अचीव करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने जब ये इफेक्टिव और एफिशिएंट, क्योंकि जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं और एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो हम गोल अटेनमेंट की बात करते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसीज की बात करते हैं। ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये तो एक प्रॉपर प्लानिंग से आती है। हम ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, ये इन सब चीज़ें इनसे होती हैं। हमारी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इसके साथ मैच करती हैं। सो मैनेजमेंट इज अबाउट द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड मिशन। ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? इसमें ह्यूमन बीइंग आता है, ठीक है। इसमें आपके पास फाइनेंशियल जो मॉनेटरी टर्म्स होते हैं, मनी, वो आते हैं। आपके पास जो डिफरेंट एस मशीन्स होती हैं या आपके पास जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज में हमारे पास आता है। सो मैनेजमेंट इन सब के साथ मतलब इन सब लोगों को या इन सब चीज़ों को, इन सब रिसोर्सेज को आपने कैसे मैनेज करना है, किस टाइम पे किसको कौन सा टास्क देना है, कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, ये सब कुछ हम मैनेजमेंट में सीखते हैं। डिफिनीशन इसकी ये है कि जी जिस तरह हमारे पास लुइस एंड डेविड की डिफिनीशन है कि जी द यूज ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्सेज टू अकॉम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स, कि आप ह्यूमन को भी यूज करें, ठीक है, एंड अदर रिसोर्सेज जो आपके पास डिफरेंट जो मशीन्स हो गया या मटेरियल हो गया या आपके पास मनी हो गया, आप इन सब को यूज करते हो, ठीक है, और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उसको अकॉम्प्लिश करते हो। पार्कर कहते हैं कि जी द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों के थ्रू अपने काम को कंप्लीट करना, इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। फेड्रिक टेलर, ये अच्छा फेड्रिक टेलर जो है, तो मेक श्योर कि आप लोग फेड्रिक टेलर के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ें, क्योंकि ये मैनेजमेंट में बहुत एक रिनोन नेम है। और जो मैनेजमेंट को समझना चाहता है, सो मेक श्योर कि वो फेड्रिक टेलर को लाजमी पढ़े। वो मैनेजमेंट को ऐसे डिफाइन करता है कि जी एक आर्ट है, दैट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट वे एंड चीपेस्ट वे। कि आपने अपना आपको बेसिकली ये पता होगा कि जी एक काम आपने क्या काम करना है, ठीक है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और उस पे आपकी जो कॉस्ट आती है वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। इसलिए जब आपको पता है, जब हम मैनेजमेंट की वो थर्ड नंबर साइड में पढ़ रहे थे कि जी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, सो यहाँ पे ये दो वर्ड का जो यूज हुआ है वो फेडरिक टेलर के साथ, अगर इसको हम मैच करना चाहें तो हम मैच कर सकते हैं, क्योंकि हम एक चीपेस्ट वे की तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम एक नॉर्मल उसकी तरफ देखें, मैनेजमेंट की तरफ, सो एक जनरल डिस्कशन हमारी ये हो सकती है कि जी कि मैनेजमेंट में बेसिकली एक काम को या एक टास्क को, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना एक बेहतर तरीके से, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा हो, जिसमें स्टेक होल्डर्स का भी फ़ायदा हो, जिसमें एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा हो, जो मार्केट है मतलब आपकी कंपनी की भी मार्केट शेयर भी बढ़े, ब्रांड इमेज भी बढ़े। सो जितने एहसन तरीके से आप लोग काम करेंगे, उतनी ही आप लोग की ये सब मतलब ये सारे टास्क आप लोग के अचीव होंगे। सो इट मीन्स कि उतनी ही आप लोग की मैनेजमेंट अच्छी है। मैनेजमेंट से हमारी ये मुराद नहीं है कि जी ग्रुप ऑफ मतलब जो कहते हैं जी हमारे पास एक टॉप मैनेजमेंट है और लोअर मैनेजमेंट है, वो तो फिर इसके सब टाइप्स में आते हैं। लेकिन लोगों के साथ काम कैसे करना या लोगों से काम कैसे निकलवाना, लोगों को काम की तरफ राग़िब करना, ये सब चीज़ें हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। हमारे पास फिर इसके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं कि जी ये एक डिस्टेंस प्रोजेक्ट्स है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं,
बोथ साइंस भी है, आर्ट भी है। मतलब अगर आप इन सब चीज़ों को देखें सो इनका एक ही खुलासा है, वो खुलासा ये है कि जी बेसिकली आप लोगों के पास जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप उनको अकॉम्प्लिश करते हो, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने साइंस आर्ट के बारे में बात की तो हाँ जी, ठीक है, कि आप किस तरीके से करते हो। मतलब आप लोग एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो, एक डिज़ाइन के थ्रू, एक स्ट्रेटजी के थ्रू चलते हो। लेकिन अगर हम साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें लॉजिकल भी देखना पड़ता है, हम लॉजिक्स को भी देखते हैं, हम डिफरेंट टीम्स को भी देखते हैं। इस तरीके से टीम्स की बात आ गई, सो ग्रुप एक्टिविटीज़ की बात आ गई, ठीक है जी। और इसने कहा कि जिस तरह इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल हैं, मतलब वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई होंगे। ये नहीं कि जी एक जगह पे एक तरीके से मैनेजमेंट के रूल्स अप्लाई होंगे या प्रिंसिपल, दूसरी जगह पे दूसरी तरीके से होंगे, नहीं जी, ये इस तरीके से। और इंटीग्रेट्स ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज में हम अगेन वही बात आती थी कि आपके मटेरियल्स आ गए, आपका मनी आ गया है, ठीक है जी, मशीन्स आ गई, और ह्यूमन तो बीइंग एन एम्प्लॉय, वो तो बेसिकली सो इन दोनों, मतलब ह्यूमन इन सब चीज़ों के थ्रू एक टास्क अचीव करता है। सो ये इसके डिफरेंट हो सकते, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस। फिर हमारे पास इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैनेजमेंट बाय कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट बाय सिस्टम, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, एक्सेप्शन, ऑब्जेक्टिव। अब ये हमारे पास डिफरेंट इसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अगर हम आप लोग देखें ना, जब हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं सो कुछ लोग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो हम कहते हैं कि जी, लेट सपोज हम कहते हैं कि जी मैनेजमेंट बाय कम्युनिकेशन। सो सो अगर आप लोग देखें जी, मैनेजमेंट में वही लोगों से काम लेना, लोगों का काम करना, और कम्युनिकेशन में भी हम लोगों को के साथ डिस्कशन करते हैं। सो ये एक क्लोजली लिंक्ड भी हो सकता है, ठीक है, कि एक दूसरे के साथ ये टुगेदर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बाय कम्युनिकेशन को देखें तो ये एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे के थ्रू हम डिस्कशन करते हैं कि जी सिस्टमैटिक प्लानिंग हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये सब कुछ। सो एक मतलब एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लानिंग जिसमें हम कर सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर आप उसको जब रिजल्ट देखते हैं सो आप उसको एवेल्युएट करते हैं कि जी जो आपके डिजायर्ड आउटकम्स हैं वो रिसीव हुए कि नहीं हुए, या उसी तरीके से अचीव हुए, लेकिन ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके अंदर जितने कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, इंफॉर्मेशन किसको गई, ठीक है। सो ये मैनेजमेंट बाय कम्युनिकेशन में आता है। तो जिस तरह हमारे पास दूसरा है मैनेजमेंट बाय सिस्टम्स। सो देखें इसके नाम से जाहिर है ना, सिस्टम्स। सो बेसिकली इसमें हम डिफरेंट सेट्स की बात करते हैं कि जी आपके पास डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है। सो वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज़ करता है कि जी जो उसको जो रिक्वायर्ड टास्क हो वो उसको फुलफिल कर सके, या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। सो मैनेजमेंट बाय सिस्टम से हमारी मुराद ये होती है कि जी उन सब पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, उन सब प्रोसेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करते हुए, और सारे प्रोसीजर्स को जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है, मेक श्योर कि जी वो इंश्योर करे कि जी आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है वो अचीव हो, वो कंप्लीट हो, और आपके ऑब्जेक्टिव्स या आपकी गोल अटेनमेंट हो। इस तरीके से हमारे मैनेजमेंट बाय सिस्टम से हमारी ये मुराद होती है। फिर अगर हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स की बात करें, सो अगेन हम बात करते हैं कि जी इसको हम बेसिकली एमबीआर भी कहते हैं, या कुछ लोग इसको रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट कहते हैं, सही है। तो इसमें बेसिकली हम ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से ये आया था, या ये एक हम इसको कह सकते हैं कि जी ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नेटवर्क है। और इसका जो मेन फोकस होता है वो क्वालिटी ऑफ सर्विस पे होता है कि जी आपकी क्वालिटी सर्विस की जो क्वालिटी है वो किस तरीके से है, आपकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, आप लोग उन चीज़ों को देखते हो। मींस मतलब आप लोग की जो रिसोर्सेज हो सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो मटेरियल्स हो, हम इस चीज़ से कि आपके पास ये सब चीज़ें होंगी, सो इट मीन्स कि आप लोग के रिजल्ट्स आप लोग के अच्छे होंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट बाय पार्टिसिपेशन। सो ये एक बेसिकली मोटिवेशनल टेक्निक है जिसका मेन जो गोल होता है वो एम्प्लॉयज़ को एंगेज करना होता है। जिस तरह मतलब एक टीचर आता है वो स्टूडेंट्स को क्लास में एंगेज करता है ताकि हर स्टूडेंट्स अपने तरीके से पार्टिसिपेट करे, डिस्कशन हो, क्योंकि डिस्कशन के दरमियान आइडियाज़ आते हैं हमारे पास, प्रॉब्लम्स आते हैं, डिस्कशन होती है, उस पर न्यू आइडियाज़ जनरेशन होती है। फिर मैनेजमेंट बाय मोटिवेशन हमारे पास है। सो मोटिवेशन अगेन कि जी आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करते हैं, तो
मतलब वो सारे टेक्निक्स इसमें हम पढ़ते हैं कि जी आपने एम्प्लॉयज़ को कौन कौन से बेनिफिट्स देने हैं, एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होगा, किस तरीके से वो बेटर प्लानिंग कर सकता है, किस तरीके से वो बेटर रिजल्ट आउटपुट दे सकता है आप लोगों को। फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, ये भी एक मैनेजमेंट का एक स्टाइल है जिसमें बेसिकली आइडेंटिफिकेशन होती है केसेस की, उसकी हैंडलिंग होती है डिफरेंट केसेस की, कि हमारे पास हम आइडेंटिफाई करें, हम उसको हैंडल करें डिफरेंट केसेस को, लेकिन उसमें से फिर एट द एंड आपके पास जब बहुत सारे सेट्स या रूल्स या पॉलिसीज़ या प्लान्स आ जाते हैं, तो फिर आप उसमें से एक जो बेटर प्रैक्टिस होती है आप उसको चूज़ करते हो। मतलब आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज डेवलप हो जाती हैं, और फिर आप हम कहते हैं ना कि जी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, या इसका अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ये होगी। तो वो बेस्ट स्ट्रेटजीज यहाँ पे हम मैनेजमेंट बाय उसको देखते हैं कि जी आप लोगों के पास एक स्ट्रेटजी आई, फिर उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी आई, एंड देन आप जो हो तो उसमें से एक स्ट्रेटजी को चूज़ करते हो। अच्छा, ये जो है ना, ये एक जनरल बिजनेस एप्लीकेशन भी है और बिजनेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन भी है। इससे हमारी मतलब इससे अंदाज़ा देख रहे हैं ना कि ये बेसिकली आपको जो इसका जो फ़ायदा है, ये आपको एक जनरल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सकता है कि जी आपने अपने बिजनेस को इंटेलिजेंटली कैसे चलाना है। और अगर हम इसको एक एज ए लेमैन में आपको एक्सप्लेन करूं, तो वो ये होगा कि जी ये एक एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है, कि आपने एम्प्लॉय को कैसे एम्पावर किया है डिफरेंट आइडियाज़ के साथ, डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ, इंफॉर्मेशंस के साथ। आप लोग की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, फ़िलॉसफीज़ होती हैं, या हम लोग इसमें ये भी कह सकते हैं कि जी इसमें एम्प्लॉइज़ काम तो करता है, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है, जो टॉप मैनेजमेंट या हमारे पास जो मैनेजर्स होते हैं, उनकी अटेंशन तब आती है जब एक एक्शन का टाइम होता है, जब वो प्रैक्टिकलिटी का टाइम होता है। अगेन फिर अगर हम उसकी बात करें कि जी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से हमारी मुराद ये होती है, मतलब इसको हम बेसिकली प्लानिंग भी कहते हैं। और ये पीटर ड्रकर की बात हो तो ये पीटर ड्रकर की एक फेमस कोट है, वो ये है कि जी मैनेजर शुड बी अबव ऑल लीडर्स। सो इसमें हम बेसिकली एक प्लानिंग की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पास, और इसको हम एमबीओ भी कहते हैं। हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल इसमें हम देखते हैं कि जी बेसिकली मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये एक स्ट्रेटेजिक मॉडल है हमारे पास, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है, सॉरी। और इसका जो मेन एम होता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना होता है बाय क्लैरिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के दोनों के एग्रीमेंट से जो आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स डेवलप होते हैं, उसको क्लैरिफाई करना, और उसके अगेंस्ट फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाना। फिर हमारे पास मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, हमारे पास ये स्टेप्स आ गए जी, ठीक है। वो ये है कि जी टू एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, to establish long-term and short-term objectives for each manager, clarifying the key performance standards, periodic review of performance, encouraging managers to accept responsibility। मतलब हम लॉन्ग टर्म्स गोल भी बनाए, शॉर्ट टर्म्स गोल भी बनाते हैं आप लोग, ताकि जो छोटे छोटे काम है वो भी अचीव होते जाएं, और वही छोटे काम फिर आप लोगों के जो लॉन्ग जो लेटर के जो टास्क होते हैं या लॉन्ग पीरियड के जो टास्क होते हैं उसको भी अचीव करें। उसके लिए फिर वही हम लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए को अचीव करने के लिए हम मजीद शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं। फिर इस तरीके से आप एवरी मैनेजर के लिए अपने लॉन्ग टर्म्स एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, क्योंकि जब मैनेजर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करता है सो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते हैं। और इसमें ये भी मेंशन है कि क्लैरिफाइंग द की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कि जो की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करें कि जी ये हमारे की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स इसके थ्रू अचीव करने हैं, ताकि आपके स्टैंडर्ड्स पे कोई इफेक्ट ना हो। हर एक पीरियडिक रिव्यू होता है, चाहे वो 3 मंथ्स बाद हो, 4 मंथ्स बाद हो, तो आप परफॉर्मेंस की रिव्यू करते हैं कि हाँ जी हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और जो मैनेजर्स होता है सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे इस चीज़ की, कि जी ये मेरा काम है, मुझे इसको हर हाल में कंप्लीट करना है, अच्छे तरीके से करना है, एक चीपेस्ट वे से करना है। और लेट सपोज अगर कोई इशू होता है सो मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल। बेनिफिट्स के क्या है? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जी आपको प्लानिंग की इम्पोर्टेंस एक तो पता चल जाती है कि जी जितनी अच्छी हम प्लानिंग करते हैं तो उतने ही हमारा ये काम आगे बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स फॉर ऑब्जेक्टिव एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आपको बेसिकली जो आप लोग के ऑब्जेक्टिव्स हैं
कि जी इट प्रोवाइड्स फॉर ऑब्जेक्टिव एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। एक तो अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस की बात आ जाती है जी, कौन कौन बंदा अकाउंटेबल होगा, किसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या मोटिवेशन, वो सब कुछ। दूसरा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मजीद क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, सो वो यहाँ हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में हमें वो प्रोवाइड होता है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को ये इनकरेज करता है, क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है बेनिफिट्स की बात आ जाती है। वो जिस तरह मतलब आप लोग जो लोग सेल्स के बिजनेस में होते हैं, तो अगर उनकी सेल्स बढ़ती है या वो अपने सेल्स को अचीव करते हैं, तो बाकी लोग भी उनके देखा देखी अपने पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं टीम्स में, ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिले। इट हेल्प्स इन जॉब इनरिचमेंट होती है। जॉब इनरिचमेंट से हमारी मुराद ये होती है कि जी एडिंग मतलब डिफरेंट डायमेंशंस आप लोग ऐड करते हो किसी की जॉब में, ताकि उसको मोटिवेशन मिले, मतलब उसकी स्किल को इंक्रीज करना और फीडबैक उसको देना, उससे फीडबैक लेना। सो जितना एक एम्प्लॉय बिजी होता है या वो उसकी स्किल्स डेवलप होती है, सो उतना ही वो आगे से मोटिवेट होगा। सो ये एम्प्लॉयज़ के बेटरमेंट की बात होती है। एंड इन सब चीज़ों का आपको ये फ़ायदा होता है कि जी आपको एक अच्छा फीडबैक मिल जाता है फ्रॉम लोअर मैनेजमेंट टिल टॉप मैनेजमेंट। हर एक बंदा अपने अपनी फीडबैक देते हैं, अपनी आइडियाज़ शेयर करते हैं आप लोगों से, और मेक श्योर कि मैनेजमेंट को ये या आप लोगों को जो कि टॉप पोजीशंस पे होंगे, आप लोगों को वो सुनने चाहिए और उसको क्रिटिकली देखें कि जी ये इन्होंने अगर ये फीडबैक दिया है, सो क्यों दिया है, इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें नुकसानात क्या हैं, ये चीज़ें। सो ये हमारे पास बेनिफिट्स और एमबीओ है। इस तरीके से आप लोग देख लो, मैनेजमेंट के इन्वॉल्व 5 फंक्शंस होते हैं हमारे पास इसके, और दोज फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट इन्वॉल्व इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। वही बात आ गई कि जी चीपेस्ट वे की बात आ गई, गोल अटेनमेंट की बात आ गई। और ये जो हमारे पास 5 फंक्शंस है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हमारे पास 5 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अच्छा, मैं ज़रा इसको जल्दी जल्दी इसलिए थोड़ा वो कर रहा हूँ, ये आपका एक नया लेक्चर भी मेरे ख्याल में इसमें शुरू हो गया होगा। वो इसलिए क्योंकि 4 लेक्चर्स हैं और आप लोग का एग्ज़ाम है। सो जो स्टूडेंट्स क्लास में आ रहे थे, सो उनके साथ तो मैं बड़ी डिटेल डिस्कशन करता हूँ। ये एक वीडियो है, तो इसलिए हम जल्द से जल्द रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। प्लानिंग की अगर हम बात करें, सो ये डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फार्मूलेटिंग द मेथड्स टू अचीव देम। सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना है कि जी कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और फिर उसके अगेंस्ट हम या फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी हम इसको कह सकते हैं कि जी सबसे पहले आप लोग देखो कि आपकी ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, उसके अगेंस्ट आप लोग पूरी प्लानिंग करते हैं या मेथड्स फार्मूलेट करते हैं कि जी हमने इसको कैसे अचीव करना है। प्लानिंग में बेसिकली हमारे जिसमें जो चार चार क्वेश्चन है कि जी व्हाट आई एम ट्राइंग टू अकम्प्लिश, व्हाट रिसोर्सेज डू आई हैव एंड डू आई नीड टू अकम्प्लिश द सेम, व्हाट आर द मेथड्स एंड मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, इज दिस द ऑप्टिमल पाथ। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को मेक श्योर आपके माइंड में होने चाहिए कि जी आप लोगों ने क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करेंगे, किन मेथड्स के थ्रू करेंगे। इसके लिए आपको डिस्कशन की ज़रूरत होती है, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जो जिस तरह हम पढ़ रहे थे कि जी मैनेजमेंट बाय कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट बाय सिस्टम, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये सब जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सारे हो सकते हैं। वो उन सब को आप यहाँ प्लानिंग में यूटिलाइज करें, और वो बेसिकली आपको एक बेटर वे देता है कि जी अगर आप ये प्लानिंग करते हो, तो इस प्लानिंग में या इस प्लान में ये फ्लॉज हैं। अच्छा, एक प्लान आपका फेल हो जाता है, दूसरा प्लान आप बनाते हो, तीसरा प्लान बनाते हो। प्लान मेकिंग अ प्लान ऑन अ पेपर इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे, सो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप प्लानिंग करो, सो आपके पास जहन में ये 4 क्वेश्चन होने चाहिए कि जी मैं क्या अकॉम्प्लिश करना चाहता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, और क्या इन रिसोर्सेज ये अचीव हो सकते हैं, फिर मैं किस मेथड के थ्रू करूँगा, मैं कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को देखूँगा, और क्या यही एक रास्ता है मेरे पास इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। इसमें आप लोगों को बेसिकली डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं कि जी हम लोगों ने प्लानिंग कैसे करनी है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग आपके पास आ गई, पर्पस और मिशन आ गया, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम, बजट। वही एक तो आपका पर्पस और मिशन आ गया, ठीक है जी, कि आपका मेन पर्पस क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या इस टास्क का या इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव्स देखते हो, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आ गए वही अल्टीमेट गोल्स टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। आप लोग के जो मेन गोल्स होते हैं। इसके बाद हमारी स्ट्रेटजीज आ गई, हमारे पास एक जनरल प्रोग्राम ऑफ एक्शंस हो गया है कि जी ये हमारी स्ट्रेटजीज होंगी, इस तरीके से हमने एक्शन लेना है, और हमने इन जगहों पे ये रिसोर्सेज लगाने हैं।
हमें ह्यूमन की यहाँ पे ज़रूरत होगी, हमें मार्केटिंग में फाइनेंस की ज़रूरत होगी, हमें मशीनरी की रिसोर्स डेवलपमेंट में ज़रूरत होगी। सो यहाँ पे ये स्ट्रेटजीज आप लोगों की बनती है। स्ट्रेटजीज को हम ये कहते हैं पॉलिसीज, आपकी जो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं या गाइडलाइंस हो सकती हैं। प्रोसीजर्स आ गए, सेट ऑफ सीरीज ऑफ रिलेटेड स्टेप्स टू और टास्क टू बी परफॉर्म इन ए सिक्वेंशियल वे। ये आप लोगों के पास आ गया कि जी एक रिलेटेड स्टेप्स होते हैं कि जी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। फिर रूल्स आ गए, कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास हो गए कि जी ये हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन है, इसके अगेंस्ट, इसके साथ हमने चलना, इसके अगेंस्ट हमने नहीं चलना। कहीं कहीं पे हमारे रूल्स फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, इसमें हमारी क्लास पे अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी। फिर प्रोग्राम्स हमारे पास आ गए, कंप्रिहेंसिव प्लान होता है दैट इंक्लूड फ्यूचर यूज ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। बजट्स हो गया, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। सो मेक श्योर कि जब आप टाइप प्लानिंग करते हो तो ये आप टाइप्स अपने माइंड में रखो कि जी हमने इन चीज़ों, इन टाइप्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी प्लानिंग बनानी है कि जी बजट कितना है, हमारे कौन कौन से प्रोग्राम्स है, कहाँ कहाँ पे हम रूल बैंड कर सकते हैं, हमारे पास प्रोसीजर्स क्या है, पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ये है कि नहीं है, स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी होंगी, क्या ये हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा कि नहीं करेगा। और एट द एंड हमारा मिशन जो है कि जी व्हाट वी डू बेसिकली। मिशन हम कहते हैं व्हाट वी डू, और विजन जो होता है वो मिशन के अचीव होने के बाद होता है। व्हाट वी आर गोइंग टू बी, उसको हम विजन कहते हैं। सो यही ऑब्जेक्टिव्स फिर हमारे मिशन को या हमारे पर्पस को अचीव करेंगे भी कि नहीं करेंगे भी। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि जी सबसे पहले एक तो आप बहुत ज़्यादा टाइम लो कि जी, क्योंकि प्लान एक दिन का या एक घंटे का काम नहीं है, इसमें आपको बहुत टाइम लेना पड़ता है। नंबर वन। नंबर टू, प्लानिंग कैन बी टॉप टू डाउन और बॉटम टू टॉप। मतलब प्लानिंग जब आप करते हो तो वो टॉप मैनेजमेंट से लेकर आपकी सीनियर अथॉरिटी से लेकर लोअर अथॉरिटी तक, या लोअर अथॉरिटी से लेकर टॉप अथॉरिटी तक, वो सब लोग प्लानिंग कर सकते हैं। और जितना अगर आप हर लेवल को इन्वॉल्व करो उतनी ही आप लोग की प्लानिंग बेटर होती है। इन्वॉल्व एंड कम्युनिकेट विद ऑल दोज कंसर्न। अच्छा, जितने लोग कंसर्न होते हैं उनको भी रखो माइंड में। प्लान मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक। आपके प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, डायनामिक इश्यूज होने चाहिए, या उसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। वो क्यों हम करते हैं, ये हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि हम कहीं कहीं पे हम हमारे यहाँ एक मतलब जिस तरह मैंने कहा ना कि रूल्स आपके पास आ गए, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज आपके पास आ गई। सो वहाँ पे आप तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हो कि अगर लेट सपोज हमें थोड़ा सा बेंड करना पड़े तो हम बेंड कर सकते हैं। और जब आप प्लानिंग करते हो तो आप एवेल्यूएट भी करते हो कि जी क्या ये प्लानिंग जो हम इसकी वैल्यूएशन करते हैं, क्या ये वाकई में इस तरीके से काम करेगा जो हमने प्लान किया, क्या ये प्रोजेक्ट इस तरीके से कंप्लीट होगा, क्या ये ऑब्जेक्टिव इस तरीके से फुलफिल हो जाएगा कि नहीं। अगर होता है तो ठीक है, आप अगेन रिवाइज करो, नहीं होता तो फिर अगेन एंड अगेन आप लोग उसको रिवाइज करते रहते हो। इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स आ गए। डिटरमाइन द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, making assumptions on various elements of environment to decide the planning period, examining alternate courses of actions, evaluate the alternatives, real point of decision making to make derivative plans। इसमें हमारे पास स्टेप्स होते हैं कि जी बेसिकली आपने अपने, जिस तरह हमने कहा ना कि डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे आप अगेन अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हो कि जी हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से गोल्स हैं। आप अपना टास्क को अचीव कर रहे हो, लेकिन आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी देखना है कि जी उसके गोल्स कौन कौन से हैं, क्या ये उस गोल को मतलब उस गोल में इसकी तरफ से कोई पॉजिटिविटी, कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, उसमें बेटरमेंट आएगी या वो अचीव होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे मेकिंग assumption ऑन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम एक मतलब आपके स्टेक होल्डर्स, आपके टेक्नोलॉजी, आपके रूल्स रेगुलेशंस, आपकी पॉलिसीज, आपके स्टैंडर्ड्स, मार्केट पेनिट्रेशन, इन सब चीज़ों को आप लोग देखते हो। उसमें आप एजम्पशंस करो कि जी हम कहते हैं ना कि जी अगर ये हुआ तो फिर ये हुआ तो फिर। सो इस तरीके से आप एजम्पशंस करो, डिफरेंट हर्डल्स को देखो, डिफरेंट इश्यूज को देखो। अपना प्लानिंग पीरियड आप लोग डिसाइड करते हो कि जी हम इतने टाइम में हम लोग एक प्लान बनाएंगे, अच्छा खासा प्लान बनाएंगे। इसमें हम कहते हैं ना कि जी टेक टाइम टू प्लान। टाइम लें लेकिन इतना भी ना लें कि जी आपके टास्क पे वो इफेक्ट होना, नेगेटिवली इफेक्ट होना शुरू कर सकता है। फिर आप लेट सपोज अगर ये फेल होता है ये प्लान, तो आपके पास अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज क्या होंगी। फिर आप उन अल्टरनेटिव्स को भी इवेल्युएट करते हो, कहाँ पे वो पॉइंट आके कि जी हमने वहाँ पे डिसीजन लेना है, उस पॉइंट को देखो कि जी ये एक ऐसा पॉइंट होगा, अगर हम यहाँ पे पहुँच गए तो फिर उसके बाद हमें ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। और आप अपने साथ एक डिफरेंट सेट ऑफ प्लान्स भी रखो। लेट सपोज एक प्लान फेल होता है, सो दूसरी तरीके से दूसरा प्लान यूज़ करो।
अच्छा, ये जब हम प्लान्स की चेंजिंग की बात करते हैं या मेक डेरिवेटिव प्लान्स की बात करते हैं, सो हम वहाँ पे डिसीजंस की बात करते हैं, मैनेजरियल डिसीजंस की। एक आपके पास होता है प्रोग्राम डिसीजंस और दूसरा आपके पास होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। वही एक मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि जी हम अगर प्रोग्राम डिसीजंस की बात करें, सो वो डिसीजंस वो प्रॉपर क्राइटेरिया के थ्रू हम डिसीजंस लेते हैं कि जी हमारे पास ये क्राइटेरिया, हम उस क्राइटेरिया को देखते हुए हम अपने डिसीजंस लेते हैं। और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता या क्लियर गाइडलाइंस नहीं होती कि जी ये क्लियर गाइडलाइंस है आपके सोल्यूशन के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, उसमें हम अपने रूल्स खुद डेवलप करते हैं, अपने अपने लिए गाइडलाइंस भी बना लेते हैं। सो एक तो हमारे पास ये प्रोग्राम नॉन प्रोग्राम डिसीजंस की बात आ गई। फिर मैकेनिस्टिक की बात आ गई। इट इज़ वन दैट इज़ रूटीन एंड रिपीटेटिव इन नेचर। जी एक ही डिसीजन होता है, रूटीन बेस्ड होता है, लेकिन वो रिपीटेटिव होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि जी आप लोग, हम कहते हैं फीस जमा करवाएं, बार बार कहते हैं या आप लोग अटेंडेंस पे हम बार बार आपको रिपीट करवाते हैं। एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, इट इन्वॉल्व्स अ प्रॉब्लम विद लार्ज नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स कि जी आप लोग के पास एक प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग के पास डिसीजन वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा है। मीन्स बहुत सारे डिसीजन आप लोग के पास आप लोग ले सकते हो। तो फिर वही बात आ जाती है कि जी हमने कौन सा डिसीजन हमारे लिए बेस्ट होगा। मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स में जिस तरह हम डिस्कशन कर रहे थे कि जी आप लोग हर एक चीज़ को देखते हो, हर एक एंगल्स को देखते हो, इश्यूज़ को देखते हो, आइडियाज़ को देखते हो, इन्फॉर्मेशन को देखते हो, कम्युनिकेशन को देखते हो, सिस्टम्स को देखते हो। उसके बाद जो बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन होते हैं या बेस्ट डिसीजन वेरिएबल होते हैं, हम उसके थ्रू जाते हैं। जजमेंटल होता है, इसमें आपकी अपनी जजमेंट इन्वॉल्व होती है कि आपका माइंड क्या कहता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपने लोगों से इसके बारे में क्या सुना है। मतलब इट इज इन्वॉल्व अ प्रॉब्लम विद लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल बट द आउटकम ऑफ द डिसीजन अल्टरनेटिव्स आर अननोन। सो आप तो अपने एक्सपीरियंस से एक डिसीजन लेते हो, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से डिसीजन लेते हो, आप लोगों के मतलब मार्केट में होते हुए आप लोग डिसीजन लेते हो कि जी आप लोगों ने मार्केट में एक चीज़ देखी है, लेकिन आपको उसका अल्टरनेटिव कंफर्म नहीं होता, क्योंकि आप तो उस टाइम किसी और की बेस पे या किसी और एक्सपीरियंस की वजह से आप ये डिसीजन ले रहे हो। सो उसका अल्टरनेटिव, इसका आउटकम तो आपको नहीं पता होगा। तो ये मेक श्योर कि आप जजमेंटल डिसीजन से थोड़ा सा परहेज करें। Adaptive decision, it involves a problem with large number of decision variables where outcomes are not predictable. सो अगेन वही बात आ जाती है कि जी इसमें आपके पास अगेन डिसीजन वेरिएबल्स आ जाते हैं, लेकिन आपको आउटकम्स का नहीं पता होता, उसके आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब जजमेंटल में हम फिर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि जी यहाँ पे हुआ था तो यहाँ पे भी होपफुली इंशाल्लाह ही होगा, लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल अनसर्टन होते हो। सो इन दोनों चीज़ों से आप थोड़ा सा साइड पे रहो, एनालिटिकल पे जाओ, प्रोग्राम पे जाओ, मैकेनिस्टिक्स पे जाओ, इन डिसीजन पे ज़्यादा फोकस किया करें आप लोग। हमारे पास इसका जो सेकंड है वो है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ टू बी डन, डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें हम फिर जो हम प्लानिंग कर लेते हैं, तो फिर हम कहते हैं ना उस प्लानिंग में हम ये कहते हैं कि जी नेक्स्ट डे जो हमारा होता है वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। प्लानिंग में हम डिसाइड कर लेते हैं कि जी हमने ये काम करना है, कर लिया था, ठीक है, या इसको इस तरीके से करना होगा। अब ऑर्गेनाइजिंग में व्हाट इज़ टू बी डन, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, किस किस को हमने काम को कैसे डिवाइड करना है, हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन में टास्क देने हैं, मार्केटिंग वालों को अपना देना है, एचआर वालों को अपना देना है। लिंक डिपार्टमेंट्स में हायरार्की डेवलपमेंट आ जाती है कि जी आप लोगों ने कोशिश करें कि जितनी आप लोग मतलब हायरार्की शो करें कि जी ये इसको रिपोर्ट करेगा, वो उसको रिपोर्ट करेगा, वो उसको रिपोर्ट करेगा, और एक दूसरे के डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक करें ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस शेयर कर सकें। अच्छा, यहाँ पे जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं हायरार्की की, सो कितनी अथॉरिटी देनी है, कितनी नहीं देनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके अगेंस्ट कितनी होगी, उसके पास पावर कितनी होगी, कितने डिसीजन मेकिंग वो कर सकता है, नहीं कर सकता। फिर डिसाइड द लेवल एट विच डिसीजंस आर टू बी मेड, किस लेवल पे डिसीजंस हो सकते हैं, किस लेवल पे डिसीजन नहीं हो, एक एम्प्लॉय डिसीजन ले सकता है कि नहीं, अगर ले सकता है तो वो टीम लीडर होगा कि नहीं, टीम का जो एक ओवरऑल एक बंदा होगा जो कि फिर जिसके अंदर डिपार्टमेंट काम करता है, यानी टॉप मैनेजमेंट ही लेगा। सो वही देखे कि आप लोगों ने किस स्टेज पे डिसीजन ले सकते हैं। और डिसाइड हाउ टू अचीव कोऑर्डिनेशन, आप लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन आप लोगों ने कैसे अचीव करनी है। सो वो भी देखें कि जी मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, रिसोर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एचआर, ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। जब तक आपको ये सब पता नहीं चलता, आपकी ऑर्गेनाइजिंग जो होती है वो वीक होती है। सो मेक श्योर कि जब आप ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो आप इन सब एस्पेक्ट्स को देखें, कौन सा काम करना है, कैसे करना है, किन्होंने करना है, टीम्स होंगी, इंडिविजुअल होगा, डिसीजन कौन लेगा, किस वक्त पे डिसीजन रिक्वायर्ड होगा, अथॉरिटी कितनी होगी,
पावर कितना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब चीज़ें आप लोग ऑर्गेनाइजिंग में देखते हो और इन सब चीज़ों पे आप लोगों ने फोकस करना है। टेक्निक्स फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन, अगेन वही बात कि जी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन को कैसे अचीव करना है। सो टेक्निक्स फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन। अच्छा, इन टेक्निक्स फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन में हम ये देखते हैं कि जी सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन रूल्स और प्रोसीजर के थ्रू करें कि हम अपने रूल्स और प्रोसीजर ऐसे बनाएं जिसके थ्रू हमारी कोऑर्डिनेशन हो, या हम अपने टारगेट्स और गोल जो हैं तो वो मतलब ऐसे बनाएं कि जी हर डिपार्टमेंट का टारगेट और गोल वो जब काम करें तो वो ऐसा टारगेट हमारा हो या ऐसा गोल हो कि उनको कोऑर्डिनेशन करनी पड़े दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। फिर हायरार्की हम डिसाइड करें, हमारी हायरार्की ऐसी होनी चाहिए कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दें। डिपार्टमेंटलाइजेशन में कोऑर्डिनेशन शुरू होनी चाहिए, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सब चीज़ें। यूजिंग स्टाफ असिस्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन, जिस तरह यूनिवर्सिटी में कोऑर्डिनेटर होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देख लें, मैडम पलवश आप लोग की कोऑर्डिनेटर हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख लेते हो कि जी वो एग्ज़ाम के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर लेती है, वो टीचर्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन होती है, वो उनके आपके साथ भी होती है। यूजिंग लाइजॉन फॉर कोऑर्डिनेशन, जिस तरह ये अब जहाँ तक मुझे याद है जो हमारे पास अफगानी स्टूडेंट्स हैं उनका एक हेड होता है, वो उनकी तरफ से कोऑर्डिनेशन कर लेता है। यूजिंग अ कमेटी फॉर कोऑर्डिनेशन, एक कमेटी डिसाइड कर लेती है कि जी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, फिर वो कमेटी में हर डिपार्टमेंट का बंदा इन्वॉल्व होता है, उनके हेड्स इन्वॉल्व होते हैं। यूजिंग इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटर्स फॉर कोऑर्डिनेशंस, वही अगेन हम बात करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी लेट्स सपोज इकरा सॉरी इसकी एग्जांपल ले लें, ब्रेंस की एग्जांपल ले लें कि जी जो मेन हेड है ज़फ़र साहब, ये तो शायद किसी वजूहात की बिना पे उन लोगों ने सरासिम शाह को एज ए इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेटर हायर किया हुआ है, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटर हायर किया हुआ है। सो वो ये फिर आपके साथ, मैडम पलवा शाह के साथ, एग्जामिनेशन के साथ, हमारे साथ फिर वो कोऑर्डिनेट करता है और प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं, उसके अगेंस्ट हम काम को या इश्यूज जो होते हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं। और फिर कोऑर्डिनेशन थ्रू म्यूचुअल एडजस्टमेंट, एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट के थ्रू हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये सब टेक्निक्स होते हैं हमारे पास अचीविंग कोऑर्डिनेशन के हवाले से। इन इन सब चीज़ों की वजह से हम अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन को अचीव कर सकते हैं। फिर स्टाफिंग आ गया है। स्टाफिंग में हम देखते हैं कि सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग इंडिविजुअल फॉर स्पेसिफिक जॉब फंक्शंस, चार्जिंग them with associated responsibilities। definition number 2, number of employed personnel in organization और program also called workforce। यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं कि जी हमारे पास कितने लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, या किसी प्रोग्राम में या किसी प्रोजेक्ट में, जिसको हम ह्यूमन फोर्स कहते हैं। और दूसरा नंबर 1 अगर डिफिनेशन हम देखें कि जी हमारे पास पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें किसी स्पेसिफिक टास्क के हवाले से, और फिर उसके अगेंस्ट उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर की जाएँ कि जी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। सो इस तरीके से इसको हम स्टाफिंग कह सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब हम ब्रेंच के लिए काम कर रहे हैं, सो हम स्टाफिंग में भी आ सकते हैं। फिर अभी हम आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वीडियो ऑडियो लेक्चर जो होता है उसको रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह मुझे बताया गया था कि जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इसको रिकॉर्ड करवाएं, आप इसको, ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं आए वो फिर आके इस लेक्चर को पढ़ सकें, उनके लिए एग्ज़ाम में आसानी होगी। डायरेक्टिंग लीडिंग आ गया है हमारे पास। प्रोवाइड्स पॉजिटिव एंड डायनामिक लीडरशिप, प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज, प्रोवाइड प्रॉपर मोटिवेशन और एबिलिटी टू कमांड पीपल। यहाँ पे जिस तरह मैंने पीटर ड्रकर की कोट की बात की थी कि जी पीटर ड्रकर जो कहता है कि जी मैनेजर शुड बी अबव ऑल लीडर्स। तो इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जी आप लोगों ने पहले खुद से स्टार्ट लेना है। आप लोग खुद फ्रंट लाइन पे होंगे, खुद डिसीजंस लेंगे, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हो उस चीज़ के लिए। जितना आप लोग लीडिंग करेंगे उतना ही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, उतना ही लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ेंगी, उतनी ही मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ आप भी देखोगे वो भी प्रोवाइड करेंगे आप लोगों के लिए। बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए भी मोटिवेशन टूल की तरफ से होगा। और फिर वो मतलब आपका लोगों पे एक कमांड होगा, आपके पास वो एबिलिटी होगी कि आप लोगों को काम का कह सकें। सो यहाँ पे हमारी डायरेक्टिंग एंड लीडिंग से ये मुराद होती है कि खुद फ्रंट पे रहें। कंट्रोलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स आ गया, फीड फॉरवर्ड, कंकरेंट और फीडबैक कंट्रोल। इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि जी फीड फॉरवर्ड में देखें, कंट्रोल दैट अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट डिविएशंस फ्रॉम दे अकर इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। समटाइम
कॉल्ड प्रिलिमिनरी और प्रिवेंटिव कंट्रोल। यहाँ पे आप लोग फ्यूचर के बारे में देखते हो कि जी फ्यूचर में कौन कौन से हमारे पास इश्यूज आ सकते हैं। सो बजाय इसके कि वो इश्यूज आए, आप लोग उस टाइम कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। सो एक हमारे पास ये कंट्रोल। दूसरा करंट में हमारे पास ये होता है कि जी कंट्रोल दैट मॉनिटर्स ऑनगोइंग एम्प्लॉयज एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रोग्रेस। फिर एक प्रोग्रेस, एक प्रोग्राम, एक टास्क चल रहा होता है, उसके दरमियान आप उनको मॉनिटर करते हो कि जी कहाँ कहाँ पे किसी गलती तो नहीं हो रही। सो मेक श्योर कि जब आप जितना उनको ऑब्जर्व करोगे उतनी ही आपकी स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, उतने ही एरर्स कम होंगे, उतने ही इश्यूज कम आएंगे। इसको हम कहते हैं कंकरेंट कंट्रोल। और फीडबैक में ये होता है कि जी जब आपका मतलब सब काम हो जाए, विच टेक्स प्लेस आफ्टर एक्शन, आप लोग के पास रिजल्ट्स आ जाएं, तो उसके बाद फिर आप लोग कंट्रोल करते हो। मतलब आप लोग के पास फीडबैक आता है कि जी प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड का, प्रोडक्ट की क्वालिटी का, सर्विस की क्वालिटी और स्टैंडर्ड का, इसके बाद हम देखते हैं। सो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि हाँ जी ये इश्यूज क्रिएट हुए, किस स्टेज में गलती हो सकती है जी, एक स्टेप पीछे जाएं, एक स्टेप पीछे जाएं, दो स्टेप पीछे जाएं, इस तरीके से फिर हमें वो एरियाज का पता लगता है। लेकिन वो आफ्टर आउटपुट आप लोग को वो अंदाज़ा होता है, वो हम कहते हैं फीडबैक कंट्रोल में। इसके बाद स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस होता है। नंबर वन इसमें ये होता है कि जी इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस होता है, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। सबसे पहले आप लोगों ने अपने परफॉर्मेंस के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, कि जी ये हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे परफॉर्मेंस के लिए। इस स्टैंडर्ड्स के थ्रू हमने अपने टास्क को अचीव करना है, या हमने डिसीजंस लेने हैं, या हमने कोर्स ऑफ एक्शन करना है। नंबर वन। नंबर टू, फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। एक्चुअल परफॉर्मेंस आप लोगों की क्या होती है, जो क्लास में हमारे डिस्कशन होती है एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था कि लेट सपोज आप लोग एक फार्मेसी डिपार्टमेंट में हो और आप लोगों ने उसके 10 यूनिट्स बेच दिए, ठीक है। अब 10 यूनिट्स में आपको 5 यूनिट क्रेडिट पे है और 5 यूनिट आपकी पेमेंट रिसीव हो गई। तो वो जो 5 यूनिट्स की पेमेंट रिसीव हो गई वो बेसिकली आप लोगों की एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है जी। ये नहीं है कि जी हमने तो 10 यूनिट सेल किए थे, नहीं जी, वो आप लोग की एक्चुअल परफॉर्मेंस उन्हीं 5 की है। उसके बाद कंपेयर परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स। फिर आप अपने स्टैंडर्ड्स के साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो कि क्या जी जो मैंने जो परफॉर्मेंस की, क्या वो मेरे स्टैंडर्ड्स के मतलब साथ मैच कर रही है क्या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो फिर आप चेंज करते हो। अब सारी बात है, जब आप 5 यूनिट क्रेडिट पे दोगे और 5 यूनिट कैश पे दोगे तो परफॉर्मेंस के साथ मैच नहीं कर रही। तो इट मीन्स कि आप लोग फिर कोशिश करोगे कि जी क्रेडिट पे ना दो, फिर उसके साथ आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो ताकि आपका जो कंट्रोल प्रोसेस है वो स्मूथली रन करे। फिर हमारे पास इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल आ गए। इफेक्टिव कंट्रोल एक तो वो टाइमली होते हैं, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं वहीं पे आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हो और टाइमली बेसिस पे इसको चेंज भी कर सकते हो। जो कंट्रोल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बेसिकली कंप्लायंस को इनकरेज करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन को इसमें आ जाती है, फीडबैक इसमें आ जाता है, ये इसको बेसिकली इनकरेज करता है। और आप लोगों के जो इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स होता है ये उसकी सेटिंग में बहुत बेसिकली इम्पोर्टेंट होता है कि जी कहाँ पे हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कहाँ पे हमारी गोल में अटेनमेंट 100% होगी। यूज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कंट्रोल में हम ये भी देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपने इश्यूज़ खुद सॉल्व कर सकते हैं, सो वो फिर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते, वो खुद ही डिसीजन लेके उस इश्यूज़ को सॉल्व आउट कर देते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और एम्प्लॉय शुड गेट फास्ट फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस। अब एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि वो जल्द से जल्द परफॉर्मेंस पे फीडबैक लें। जितने जल्दी फीडबैक आएगा उतनी ही आप लोग की डिसीजन, आप लोग एक्शंस ले सकते हो, आप लोग डिसीजन ले सकते हो। डू नॉट ओवर रिले ऑन कंट्रोल रिपोर्ट। ज़्यादा ओवर रिले भी नहीं करना चाहिए आपको कंट्रोल रिपोर्ट्स पे। एंड फिट द अमाउंट ऑफ कंट्रोल टू द टास्क। जितना आपका टास्क हो उतना ही उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रोल भी आप लोग के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और मिनिमम कंट्रोल भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। मीन्स फ्लेक्सिबल आप लोग को चलना चाहिए। फिर इसमें हमारे पास मैनेजरियल स्किल्स आ गई, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल। ये सॉरी टेक्निकल। टेक्निकल स्किल्स में हम लोग बेसिकली फिर ये देखते हैं कि जी अ पर्सन नॉलेज एबिलिटी टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ एनी प्रोसेस और टेक्निक constitutes his technical skills. For example, engineer, account, data entry operator, lawyer, etc. अब इसमें ये देखते हैं कि जी उसकी एक बंदे के पास नॉलेज कितनी है और उसकी एबिलिटी क्या है किसी काम को इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए, कि वो उसको कैसे इफेक्टिवली सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए जी, आप जो 2-3 स्टूडेंट्स हमेशा क्लास में आते हैं उनसे तो मेरी अच्छी खासी डिस्कशन होती है एक एक टॉपिक पे, लेकिन यहाँ पे मैं जल्द से जल्द रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ
क्योंकि अब ये 1 to 4 लेक्चर्स हैं, एक कंबाइंड रिकॉर्डिंग चल रही है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको भी देखें कि जी ये इस तरीके से एक नॉलेज है, एक एबिलिटी है, डॉक्टर्स की अपनी नॉलेज और एबिलिटी होती है, लेकिन इसका मेन जो एम है वो इफेक्टिव यूज़ पे है कि जी आप लोग गोल अटेनमेंट पे तो फोकस करते हो, लेकिन आप कॉस्ट पे भी फोकस करो, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हो, कैसे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए या अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करता है, ये सब हमारे पास आते हैं टेक्निकल स्किल्स में। ह्यूमन स्किल्स एंड इंडिविजुअल एबिलिटी टू कोऑपरेट विद अदर मेंबर्स, यहाँ पे फिर आप कोई हमारे कोऑर्डिनेशन की जो हमारी बात आ जाती है या कम्युनिकेशन की जो हमारी बात आ जाती है कि जी आप टीम में कैसे काम करते हो, आप दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कैसे काम करते हो, हम इन चीज़ों में देखते हैं। क्योंकि लेट सपोज एक इशू है फार्मेसी वालों का, उनके पास मेडिसिन नहीं है, सो वो कैसे नेगोशिएट करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे विद प्रोक्योरमेंट सेक्शन, विद डायरेक्टर, उनकी रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, अब उनको प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये ह्यूमन स्किल्स में आपके पास ये सारी एबिलिटीज़ आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आ जाती हैं, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एनालाइज कम्प्लेक्स सिचुएशन एंड टू रेशनली प्रोसेस एंड इंटरप्रेट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। अब एक प्रॉब्लम आ गई है आप लोगों के पास, अगेन वही बात है, आप लोग के पास फार्मेसी में मेडिसिन कम है, अब ये एक प्रॉब्लम है, आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है आप उसको उस उसको इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हो और देन उसको प्रोसेस करते हो कि जी मैं कौन से डिसीजन मैं लूँ, कौन से सेट ऑफ एक्शंस मैं यूज़ करूँ या यूटिलाइज़ करूँ, कहाँ से मैं अपने रिसोर्स को यूटिलाइज़ करूँ ताकि हमारा ये काम हो जाए। लेट सपोज अब एक बंदा है वो आ रहा है और उसका फ्रेंड आ रहा है और वो उसको कहते हैं कि जी ये मेडिसिन इतने यूनिट साथ में उठा के लेकर आ जाओ, बिल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देन वो अपनी पॉकेट से पे करके अगेन वो बिल डिपार्टमेंट को दे देता है और वो बिल क्लियर हो जाता है। अब वो उसकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, एक रैशनली प्रोसेस के थ्रू वो गुजरा और लेकिन उसने वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एनालाइज किया एंड देन उसको प्रॉपर उसके लिए सोल्यूशन ढूंढा। फिर हमारे पास मैनेजर रोल आ जाते हैं जी, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशन रोल एंड डिसीजन रोल। ये तीन हमारे पास मैनेजर्स के रोल होते हैं। इंटरपर्सनल रोल में अगेन वो फिगर हेड होता है, वो लीडर होता है, वो लाइजॉन होता है। फिगर हेड मतलब देखिए इसमें अगर आप डॉक्टर आसिफ शाह साहब की एग्जाम्पल ले लें, वो फिगर हेड में देख लें, एथिकल गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेव एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एम्प्लॉयज आर टू फॉलो इन देयर डीलिंग्स विद कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। अब आप लोगों के साथ हम देख लें, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, हम आपके साथ एथिकली बात भी करेंगे, आप लोग की प्रॉब्लम्स को देखेंगे भी, उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बेसिकली साहब एक फिगर हेड के थ्रू आप लोग के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। लीडर को देखें, सो वो फिर हमें कमांड भी करते हैं कि जी आप जिस तरह हमें कमांड किया गया था जी ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करें, अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर भी देता है और डिसीजंस भी लेता है। लाइजॉन वो फिर यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट एग्जाम के साथ भी करता है, हमारे साथ भी करता है, एचओडी के साथ भी करता है। सो यहाँ पे फिर हम देखते हैं वो एज ए लाइजॉन भी काम कर रहे हैं ताकि हमारे पास डिफरेंट अलायंसेस इस्टेब्लिश हों। सो इंटरपर्सनल रोल ये हमारे पास हो गई। इंफॉर्मेशन रोल की बात अगर हम करें, फिर इंफॉर्मेशन रोल में देखें मॉनिटर, डिसिमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन। मॉनिटर में देखें इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर इन डिफरेंट फंक्शंस। सिमशा साहब, आप लेट सपोज अगेन एग्जांपल ले लें या कोऑर्डिनेटर की भी एग्जांपल ले लें मैडम की, कि वो हर एक टीचर की परफॉर्मेंस को मेजर करती है, या जिस तरह आप लोग हम मुझे असाइनमेंट्स देंगे, मैं उसकी परफॉर्मेंस, मैं आप लोग की परफॉर्मेंस उसके थ्रू चेक करूँगा कि जी हाँ आप लोगों ने वाकई में एक अच्छा काम किया कि नहीं। सो डिफरेंट फंक्शंस में फिर मैनेजर की हम परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं। डिसिमिनेटर में कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉयज द ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड पर्पस। फिर डिसिमिनेटर का ये होता है कि जी वो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के विजन के बारे में बताते हैं कि जी व्हाट दे आर गोइंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन विजन जिस तरह मैंने कहा ना, मिशन होता है व्हाट व्हाट वी आर डूइंग एंड विजन में व्हाट वी आर गोइंग टू बी। सो विजन आप उसको बताएं कि जी आप लोग क्या बनना चाहते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, आप लोग का विजन क्या है। सो वो एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करते हो आप लोग। और स्पोक्स पर्सन गिव अ स्पीच टू इन्फॉर्म द लोकल कम्युनिटी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर इंटेंशंस। सो अगेन स्पोक्स पर्सन क्या होगा, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले लेके जी वो लोकल कम्युनिटी में इंफॉर्मेशन देता है कि जी हमारी इंटेंशंस क्या है, मार्केट प्रोवाइड करना, जो लोग जॉबर्स हैं उनके लिए हमने वीकेंड्स पे क्लासेस शुरू की हैं, वो वीकेंड पे एग्जाम दे सकते हैं ताकि उनकी टाइम भी सेव हो, डिग्री भी उनको मिले। सो एक स्पोक्स पर्सन की बात आ गई इसमें। डिसीजन रूल आपके पास आ गया, एंटरप्रेन्योर, डिस्ट्रीब्यूटर, हैंडल, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। एंटरप्रेन्योर अगेन वही बात आ जाती है कि जी कमिट ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू डेवलप इनोवेटिव गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करे, डिफरेंट गुड्स प्रोवाइड करे, प्रोजेक्ट्स लेकर आए।
disturbance handler to take corrective actions to deal with unexpected problems facing the organizations from the external as well as internal environment. लेट्स सपोज मैडम पलवशी की एग्जांपल ले लें यहाँ पे आप लोग। अब उन्होंने एक्शन कैसे लिया कि जी क्लासेस मिस हो गई, सो उन्होंने कहा था कि हाँ जी ठीक है हम अरेंज क्लासेस ले लेते हैं। उन्होंने मार्केट बाहर की जो मार्केट इन्वायरमेंट है या इंटरनल इन्वायरमेंट है उन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ किया। आप सर इस टाइम पे फ्री हैं तो आप इस टाइम पे क्लास ले लें, किसी और टीचर होगा सर आप उस टाइम फ्री हैं तो आप उस टाइम क्लास ले लें। अब इन सब चीज़ों को बेसिकली वो एक करेक्टिव एक्शंस ले रही हैं। रिसोर्स एलोकेटर एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स। सो यहाँ पे आप लोग ये देखते हो कि जी कौन सा बंदा है जो हमें ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट फंक्शंस में हमें कौन कौन से रिसोर्स चाहिए होंगे, सो वो उनको कैसे प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चाहिए उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। निगोशिएट वर्क विद सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लेबर यूनियंस। फिर जो आप लोगों का जिस तरह हम एक लॉयर की एग्जांपल ले लें कि जी वो कंपनी के अगेंस्ट एफबीआर में ही बात करता है, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में ही बात करता है। सो अगेन इस तरीके से प्रोक्योरमेंट ऑफिस को ले लें कि वो डिफरेंट सप्लायर के साथ बात करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, आपकी जो यूनियन होता है उनके साथ, ताकि टास्क जो है तो वो स्मूथली रन हो। टाइप्स ऑफ मैनेजर, फ्रंट लाइन मैनेजर्स, मिडल मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजर्स। फ्रंट लाइन मैनेजर्स में हम सुपरवाइजर्स को लेते हैं बेसिकली, वो उसके हायरार्की में टॉप पे होते हैं। मैनेजर्स में हम हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं। और टॉप मैनेजर्स में हम सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल स्ट्रेटेजीज टू इम्प्लीमेंट देम। यहाँ पे आप लोग देखें कि जी लेट्स सपोज आप लोग हो गए, आप लोग फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं, ठीक है, आप लोग सुपरवाइजर हैं, फार्मेसीज के हेड हैं। सो आप लोग के पास एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी है, आप लोग इश्यूज भी सॉल्व कर सकते हो, दैट इज़ गुड इनफ। फिर उसके बाद आप लोग के पास हमारे पास मिडल मैनेजर्स हो जाते हैं, हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। अब फार्मेसी डिपार्टमेंट की, अब आप लोग की फार्मेसी एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंडर आती है। सो फिर आप उसके हेड के पास जाओगे, वो आपका मिडिल मैनेजर हो गया। और फिर टॉप मैनेजर्स डायरेक्टर्स आ गया, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स की बात करता है, वो स्ट्रेटजीज की बात करता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं। फिर व्हाट मेक्स मैनेजर, मतलब मैनेजर्स को क्या क्या चीज़ सक्सेसफुल बनाती हैं, वो होती है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, पेशेंस। अब ये सब चीज़ें होती है जो कि एक मैनेजर को सक्सेसफुल बनाती हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 to 4 था। मैंने जल्दी जल्दी इसको और शॉर्ट वे में इसको एक्सप्लेन किया है। उसकी रीज़न ये थी कि जी जो हमारे क्लास में डिस्कशन होती है वो तो हम डिटेल से पढ़ते हैं। हम मतलब मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 3 तक मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग में था। सो इससे अंदाज़ा लगाएं कि जी बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन, बहुत डिटेल में एग्जांपल्स। लेकिन वीडियो में अब उन स्टूडेंट्स जो कि आ रहे थे और वो स्टूडेंट्स जो कि नहीं आ रहे, ठीक है, सो थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। सो मैंने जनरली एक्सप्लेन किया है ताकि बाकी स्टूडेंट्स खुद भी कुछ थोड़ा बहुत स्टडी करें इस टॉपिक के हवाले से। और आप लोग की जो असाइनमेंट्स हैं और क्विज़ेस है वो मैंने दी हुई हैं, सो मेक श्योर कि आप लोग उसको बिफोर मिड टर्म आप लोग उसको सबमिट करवा दें। थैंक यू। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।